एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। इस पोएम के थ्रू स्टेफन स्पेंडर ने एक कोशिश करी है कि वो क्लास इनइक्वालिटीज़ के और सोशल जस्टिस इनजस्टिस के थीम को रिफ्लेक्ट कर सके। ये जो पूरी पोएम है ये एक स्लम के एक क्लासरूम को डिस्क्राइब कर रही है वहाँ की हालत कैसी है, उस रीजन की हालत कैसी है, वहाँ पे जो बच्चे हैं उनकी हालत कैसी है। तो शुरुआत का जो पैराग्राफ है, फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। गस्टी वेव्स का मतलब है, गस्टी वेव्स होती है स्ट्रॉन्ग विंड, यानी यहाँ पर वो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, एक्टिवनेस को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसा आमतौर पर बच्चों के फेसेस पे देखा जाता है, एक एनर्जी होती है, एक एक्टिवनेस होती है, लेकिन ऐसा दूर दूर तक नहीं है। यहाँ के बच्चों के फेसेस पर कोई एनर्जी नहीं है, कोई एक्टिवनेस नहीं है। लाइक रूटलेस वीड्स, यहाँ के जो बच्चे हैं वो ऐसे हैं जैसे वीड्स होती हैं जो अनवांटेड होती हैं, उनकी गार्डन में कोई जगह नहीं होती। वैसे ये जो बच्चे हैं ये ऐसे हैं जैसे अनवांटेड हो सोसाइटी में, ये बिल्कुल बिखरे हुए, वॉर्न आउट हैं। द हेयर टॉर्न राउंड देयर पेलर। पेलर यहाँ पर है पेल कलर को डिस्क्राइब कर रहा है कि उनका जो बॉडी है, कलर है, वो पेल है, मतलब पीला पड़ गया है। यहाँ पे माल न्यूट्रिशन को हाईलाइट करती हुई ये बात है कि क्योंकि उन्हें खाना प्रॉपर नहीं मिल पाता तो उनकी जो बॉडी है वो पेलर सी हो जाती है, कलर उनका ऐसा हो जाता है, और उनके हेयर जो हैं वो भी अच्छे तरीके से कॉम्ड नहीं है, अनकॉम्ड है, मतलब पेल फेसेस है और अनकॉम्ड उनके हेयर्स हैं। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड। जो पहला बच्चा डिस्क्राइब किया वो है एक लंबी गर्ल, एक लंबी लड़की है, और उसका जो सर है वो वेट डाउन है, मतलब ऐसा लग रहा है किसी बोझ के नीचे दबा हुआ है, उसने हेड डाउन कर रखा है, झुका हुआ उसका सर है। तो झुका हुआ किन कारणों की वजह से हो सकता है? मे बी ही इज एम्बेरस्ड, शी इज़ एम्बेरस्ड बिकॉज ऑफ हर पावर्टी, कि उसकी पावर्टी है उसकी वजह से वो एग्जॉस्टेड है। हो सकता है वो फिजिकली एग्जॉस्ट हो माल न्यूट्रिशन की वजह से, और इमोशनली एग्जॉस्ट हो पावर्टी की वजह से। उसके पास एजुकेशन नहीं हो सकता है, इस बात पे उसे अशेम्ड फील हो रहा हो। तो ये कुछ रीजंस है, 3-4 रीजंस है कि एजुकेशन नहीं है इसलिए अशेम्ड फील कर रही है, पावर्टी की वजह से, या फिर फिजिकली एग्जॉस्ट फील कर रही है जिसकी वजह से सर उसका झुक रखा है। द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड आइज। दूसरा जो बच्चा डिस्क्राइब है वो है पेपर सीमिंग, मतलब कागज की तरह। यहाँ पे कागज की तरह मतलब है बहुत ही हल्का, पतला, थिन। जो दूसरा बच्चा है वो बहुत ही थिन है। रेड साइज मतलब जैसे चूहे की आंखें हमेशा खाना खोजती रहती है, वैसे ही यहाँ पे जो सेकंड चिल्ड्रन है इसकी आंखें भी ऐसी हैं। मतलब यहाँ पर भी उन्होंने माल न्यूट्रिशन को सिंबलाइज किया है कि प्रॉपर उसके पास कोई खाने पीने की नहीं है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा थिन है। नेक्स्ट है द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स नार्ड डिसीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। तीसरा जो बच्चा है उसकी एक डिसेबिलिटी है, मतलब उसके अनलकी हेयर का मतलब होता है कि हेयर मतलब उत्तराधिकारी, और अनलकी मतलब बदकिस्मत। तो उसकी बदकिस्मती ये है कि उसने अपने फादर से जेनेटिक डिसऑर्डर उसने अपने फादर से लिया है, मतलब उसके फादर को जो जेनेटिक वो डिसीज़ है वही उसको हो गई है, जिसमें उसकी बोन्स जो है वो ट्विस्टेड हैं। तो ये जो बच्चा है और ये पीछे बैठा हुआ है, वहाँ से ये चैप्टर पढ़ रहा है। उसकी आवाज़ बहुत ही वीक है, उसकी वीक वॉइस है। उसने क्या अपने फादर से एज अ सौगात लिया है? जेनेटिक डिसऑर्डर। एट द बैक ऑफ द डिम क्लास। जो क्लास है वो बहुत ही डिम है। डिम मतलब होता है जहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग नहीं होती है। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। इन तीनों बच्चों के अलावा एक बच्चा और है जो अननोटिस्ड है, जो एक स्वीट सा दिखने वाला बच्चा है, यंग सा दिखने वाला बच्चा है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम। उसकी आंखों में एक अलग ही सपना है, वो इन सबसे अलग है। वो अपने ही ख्यालों में, अपनी ड्रीम्स में खोया हुआ बच्चा है। और स्क्विरल्स गेम, और वो किस चीज़ के सपने देख रहा है? वो देख रहा है स्क्विरल्स गेम के। यहाँ पर स्क्विरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस। यहाँ की जो उसका सराउंडिंग है जो बहुत ही डल है, बहुत ही ज़्यादा, क्लासरूम जो है उसका डल है जिसमें उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है दूर दूर तक। इस सब को छोड़ के उसका जो दिमाग है वो उसके बारे में सोचता है कि एक स्क्विरल जैसे अपने ट्री रूम में, ट्री रूम जो उसका पेड़ कमरा, जो उसका घर होता है, वहाँ पे जैसे वो खेलती रहती है, मज़े करती रहती है, वैसे ही वो भी चाहता है कि वो फन और फ्रॉलिक में रहे, एक ओपन एरिया हो, जैसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो स्क्विरल का गेम है वो फन को, फ्रीडम को, स्पेस को सिंबलाइज कर रहा है। तो पहले पैराग्राफ में पोइट ने बताई है मिजरेबल कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन।
बच्चों की कंडीशन कितनी खराब है। ऑन सोर क्रीम वॉल्स, डोनेशंस, शेक्सपियर्स हेड, क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज, बेल्ड फ्लारी टारोलीज वैली। जो उस रूम को डिस्क्राइब करता हुआ ये पैराग्राफ है, और इसमें वो कह रहा है कि जो रूम है वहाँ की दीवारें सोर क्रीम कलर की हैं, मतलब जो ऑरेंज सा येलोइश सा जो क्रीमी कलर होता है वो कलर है, और ये जो वॉल्स हैं ये उस कलर की हो रही है, पपड़ी सी झड़ रही है। तो ऑन सोर क्रीम वॉल्स जो है वो इस बात को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि वो जो रूम है वो इल मेंटेन्ड है, अच्छे से उसकी देख रेख नहीं की गई है। ये जो स्कूल है ये एक एलिमेंट्री स्कूल है, मतलब डोनेशंस पे चलने वाला स्कूल है, और वॉल्स पे डोनेशंस हैं कि डोनेशन में लोगों ने क्या क्या दिया है, और उनके नाम है, डोनेशन देने वालों के नाम भी लिखे हुए हैं। इसके अलावा वहाँ पर शेक्सपियर की एक पोर्ट्रेट है जिसमें उनका हेड हेड दिख रहा है, ऐसी उनकी पोर्ट्रेट है। क्लाउडलेस एट डॉन, यानी कि एक ऐसी पिक्चर है जिसमें स्काई को रिफ्लेक्ट किया गया है ब्लू कलर से, और क्लाउडलेस स्काई है ये। सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज, मतलब वॉल पे पिक्चर्स हैं सिटीज की जहाँ पर स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, डोम्स बने हुए हैं, जो ये बता रही है कि वो सिटीज कितनी सिविलाइज्ड हैं। फ्लावरी टायरोलीज वैली, टायरोलीज वैली जो है वो एक जगह है जहाँ पर फ्लावर्स का एक वो है कि फूलों की घाटी है, तो उस चीज़ की एक पिक्चर लगी हुई है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, यहाँ पर जो मैप है एक मैप भी लगा हुआ है, और ओपन हैंडेड मतलब इस मैप की कोई डेफिनेट शेप नहीं है, और एक रैंडम सा मैप है। ऐसा लग रहा है ये मैप जो है एक जनरोसिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और ये इस बात को सिंबलाइज कर रहा है कि जो पावरफुल पीपल है उन्होंने कैसे कैसे वर्ल्ड को अपने हिसाब से डिवाइड कर रखा है अकॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। क्लास डिस्पैरिटी को रिफ्लेक्ट करता हुआ ये फेज है। इसके अलावा ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट वर्ल्ड का मतलब ये है कि ये जो मैप है ये इसमें रहने वाले लोगों को, वर्ल्ड को बता रहा है कि उनकी दुनिया कैसी है, जो नेचर है उसकी खूबसूरती को रिफ्लेक्ट कर रहा है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, लेकिन इसके बावजूद इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज एंड नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, देर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग। इन बच्चों के लिए खिड़कियां जो हैं उस रूम की, वहीं तक उनका वर्ल्ड सीमित है। ये मैप जिसमें दुनिया की खूबसूरती दिख रही है, जिसमें सब कुछ दिख रहा है, नज़र आ रहा है कि बाहर कितना एरिया है, कितना स्पेस है, वो चीज़ इनके लिए रियलिटी नहीं है, ना ही ये उनकी दुनिया है। और उनका जो पूरा फ्यूचर है वो धुंधला है, क्लियर नहीं, कोई नहीं है जो उन्हें गाइड कर सके, जो उनके लिए सहारा बन सके, कोई उनके लिए ब्राइट होप्स जैसा कुछ नहीं है कि उनके फ्यूचर में उनकी सिचुएशन इम्प्रूव हो सकती है। A narrow street sealed in with a lead sky, far far from rivers, caves and stars of words. एक पतली सी गली जा रही है और उसके ऊपर एक स्काई है, लिड स्काई मतलब डार्क डार्क स्काई है। ऐसा लग रहा है कि वो जो स्ट्रीट है उसे वो स्काई जो है वो बंद कर रहा है, उसे घेर के रख रहा है, और उसी के अंदर इनकी लाइफ जो है सिमटी हुई है। और इनकी जो ये स्ट्रीट है इस और ये जो इनका वर्ल्ड है वो बाहर की जो सुंदरता होती है नेचर की, रिवर्स, केप्स, स्टार्स, जो कहने वाली बातें होती हैं, जैसे शब्द होते हैं, उन चीज़ों से बहुत ही दूर है उनकी दुनिया। मतलब कि ये जो बच्चे हैं इन्हें न्यू नेचर की जो भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, रिवर्स, केव्स, इन सब से कोई एक्सेस नहीं है। ना वो रिवर्स देख सकते हैं, ना वो केव्स देख सकते हैं, ना वो स्टार्स देख सकते हैं। ये जो है ऐसी दुनिया सिर्फ उनकी होती है जो हाईली लिटरेट पीपल होते हैं। स्टार्स ऑफ वर्ड्स मतलब जैसे स्काई में तारे होते हैं लेकिन उन्हें टच नहीं करा जा सकता, वैसे ही ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में जो मैप इनकी टका हुआ है वो बता तो रहा है, लेकिन उनकी एक्सेस में वो चीज़ ना है ना कभी होगी। तो सेकंड पैराग्राफ में डिस्क्रिप्शन है उस डर्टी क्लासरूम की। स्टैंजा 3, श्योरली शेक्सपियर इज विकेड। शेक्सपियर इज विकेड इस पैराग्राफ में आके पोइट थोड़ा सा एग्रेसिव होता है और कुछ प्रॉब्लम्स है जिन्हें वो पॉइंट आउट करना चाह रहा।
वो कहता है कि शेक्सपियर विकेड है, मतलब बुरा है, ही इज़ ईविल। और ऐसा क्यों है? क्योंकि शेक्सपियर जो है बहुत ही जाने माने एक लेखक हैं अंग्रेज़ी में, और लिटरेरी वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिगर हैं, और उन्हें एक तरीके से हम कह सकते हैं लिटरेरी एक्सीलेंस के सिंबल है, वो हाईएस्ट सिंबल है। लेकिन उसके बावजूद ये जो स्लम स्कूल्स हैं, यहाँ पर हार्डली कोई इन्हें पढ़ाई मिल रही है, और यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, डिसीज़ में है ये बच्चे। इनकी लिटरेरी ट्रेनिंग जो है वो बहुत ही दूर की चीज़ है, मतलब स्लम के बच्चों के लिए कोई मतलब नहीं है शेक्सपियर का, इसलिए शेक्सपियर विकेड है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल। इनके लिए जो मैप इनके क्लासरूम में टका हुआ है, इसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैप में जो वर्ल्ड दिखाया गया है वो इनका वर्ल्ड नहीं है। जैसा शेक्सपियर दिखाता है अपने लेखों में, वैसी भी कोई चीज़ें नहीं है, और जैसी मैप में दिखती हैं वैसी भी इनकी लाइफ नहीं है। With ships and sun and love tempting them to steal for lives that slyly turn in their cramped holes from fog to endless night। ऐसा दिखा रहा है वो मैप, ऐसा शो कर रहा है, ऐसा लेखों में भी शो किया जाता है। शिप्स हैं बाहर की दुनिया में, सन है, सन की एनर्जी है, एनर्जी का सिंबल है, लव है, ये सारी चीज़ें हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों को केवल चोरी करने पर ही मजबूर करती है, क्योंकि इनकी जो सारी ज़िंदगी होती है वो क्रैम्पेड होल्स, यानी इनके जो छोटे छोटे घर हैं, जो स्लम एरियाज, जो हटमेंट्स बनी हुई हैं, उन्हीं में इनकी लाइफ फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। फॉग टू एंडलेस नाइट मतलब सुबह से शाम भी ले सकते हैं, और बर्थ टू डेथ, दो चीज़ें सिंबलाइज कर रहा है यहाँ पे, कि सुबह से शाम तक और जन्म लेने से मरने तक इनकी जो लाइफ है वो इन्हीं क्रैम्पेड होल्स में बीतती है। तो ये जो ब्यूटीफुल वर्ल्ड जो दिखता है जिसमें शिप्स है, सन है, लव है, ये इनके लिए अनरियल है, और ये केवल इन्हें इंस्टिगेट करता है चोरी करने पर, और ये कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से इन चीज़ों को पा सके। लेकिन इनकी लाइफ बहुत ही मिजरेबल है। स्लब में फॉगी मॉर्निंग्स होती हैं, फॉगी मॉर्निंग से लेकर लेट नाइट तक ये जो चिल्ड्रन है इनकी कोई भी इम्प्रूवमेंट की कोई सिचुएशन नहीं है। और फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट इस चीज़ को भी सिंबलाइज करता है कि एक परपीचुअल स्टेट है। परपीचुअल मतलब जो लगातार चलती रहती है, चलती रहती है। तो दुख की, हंगर की, डिसअपॉइंटमेंट की एक लगातार चलने वाली स्टेज है इनकी लाइफ में। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वेयर skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bits on stones। उनके स्लैग हीप होता है कबाड़ का, कचरे का ढेर। तो इनकी जो बॉडी है उसे इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, स्लैग हीप्स हैं वो, असल में नहीं है पर ऐसा डिस्क्राइब किया गया है, क्योंकि कुछ अच्छा खाने को तो इन्हें मिलता है नहीं। तो ऐसे ही कहा कि उनकी बॉडी जो स्लैग हीप की तरह है, उनके ऊपर इन्होंने पतली पतली स्किन ओढ़ी हुई है, और ऐसा लगता है कि उनकी हड्डियां जो वो झाँक झाँक के देख रही हों। और उनके जो स्पेक्टिकल्स हैं, कुछ बच्चों ने जो स्पेक्टिकल्स लगा रखे हैं, उनके जो ग्लास है वो टूटे हुए हैं, मतलब वो टूटे हुए ग्लासेस के साथ ही स्पेक्टिकल्स लगाए हुए हैं। वो जो टूटे हुए ग्लास हैं और उनकी जो स्पेक्टिकल्स की जो लाइन होती है, वो ऐसा लग रहा है, वो ऐसा सिंबलाइज कर रहे हैं, दिख रहे हैं जैसे स्टोन हो और स्टोन के ऊपर टूटे बिखरे पीसेस हों बोतल के। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है, बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, यानी कि बॉटल के टुकड़े हों टूटे हुए जो स्टोन पे पड़े हो, ऐसा लगता है उनके स्पेक्टिकल्स को देखकर। इन शॉर्ट ये वाली जो लाइन है, इसका थीम यही है कि पोइट जो है वो बताता है कि कितनी स्टारवेशन है और कितनी माल नरिश्ड बॉडी है इन बच्चों की। और ऐसा लगता है कि इनकी बॉडी जो है वो एक ढेर हो वेस्ट मटेरियल रिमेन्स का। और ये जो बच्चे हैं ये क्लास में बैठे हुए स्लैग हीप की तरह दिखते हैं। यहाँ पर जो पूरी अपीयरेंस है वो उनकी चीख चीख कर बताती है कि वो कितने वंचित हैं, उन्हें क्या क्या चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो ये उनकी अपीयरेंस है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। उनका सारा समय, उनकी सारी जगह, सब चीज़ उनका ये फॉगी स्लम ही है। फॉगी स्लम, फॉगी मतलब धुंधला, जो इनके फ्यूचर को भी धुंधला बनाता है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम।
तो अब पोइट जो है वो एग्रेशन में आके कहता है, उसको इस बात पे गुस्सा आता है और वो कहता है कि तो जो मैप्स इन वॉल्स में लगाए हुए हैं, ये स्लम इन बच्चों की दुनिया है, तो मैप्स में भी इन स्लम्स को रिप्रेजेंट करना चाहिए, ना कि ये जो सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, क्योंकि इनकी दुनिया, इनका एक्चुअल वर्ल्ड तो स्लम्स हैं। तो ये जो वॉल्स हैं इन पर स्लम्स को दिखाओ, खूब भर भर के दिखाओ, तो जो सीनिंग ग्राफिक्स है उनको रहने दो, उन्हें दिखाओ जो इनका रियल वर्ल्ड है। एज बिग एज डूम, डूम होता है कि कयामत या फिर किसी चीज का, जैसे कोई टेरिबल चीज, कोई टेरिबल चीज, डेथ या फिर रुइन भी कह सकते हैं। तो जैसे डेथ या रुइन, कयामत एक बड़ी चीज होती है, उतने ही बड़े स्केल पर मैप्स जो है उनमें स्लम्स को दिखाओ, उन्हें शो करो। स्टैंजा 4, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, their map becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacombs। इसमें पोइट जो है वो ये कहता है कि कुछ लोग हैं ऐसे जिनके पास पावर है, जिनके पास वो सारी कंडीशंस है जिनसे वो इन बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। और वो लोग कौन है? गवर्नर, इंस्पेक्टर, जो विजिटर्स यहाँ पर आते हैं वो। तो वो कहता है कि कोई चेंज नहीं आएगा जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर्स जो हैं, ये तीन जो हैं ये ऐसे लोग हैं जो इम्प्रूव कर सकते हैं, और दीज मैप बिकम देयर विंडो। जब तक ये लोग तीनों नहीं आएंगे तब तक जो जब तक ये लोग नहीं आएंगे तब तक ऐसा नहीं होगा कि इन बच्चों को बाहर की जो दुनिया है जो मैप में दिखाई जाती है, मैप इनके लिए एक विंडो की तरह काम करता है जो इन्हें बाहर की दुनिया से सचेत करवाता है कि बाहर क्या क्या चीज़ें हैं। और यही जो लोग बताएं ऊपर, गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर है, यही इस मैप को इनकी विंडो बना सकता है और उन्हें इस चीज़ से बाहर निकाल सकते हैं। उनके लिए जो मैप है, चिल्ड्रन के लिए वही मीडियम है, वो बाहर की दुनिया को मैप के थ्रू ही दिखते हैं। उस मैप को उनकी असलियत बना सकते हैं ये लोग। और वो विंडोज़ जो उनकी क्लासरूम विंडोज़ है, दीज विंडोज़, यहाँ से क्लासरूम की विंडोज़ का जिक्र किया गया है, ये विंडोज़ जो इनकी लाइफ को बंद कर देते हैं, कैटाकॉम्स की तरह। कैटाकॉम्स होते हैं जो छोटे छोटे स्लम्स एरियाज होते हैं, तो कैटाकॉम की तरह जो इनकी लाइफ को बंद करती हुई जो विंडोज़ हैं, इन्हें तोड़ देना चाहिए। तो इन्हें तब तक तोड़ना चाहिए जब तक तोड़कर बच्चे जो है आगे नहीं निकल सके, आगे बढ़ नहीं सके। तो इस चीज़ का अर्थ ये निकल के आ रहा है कि पोइट कैटाकॉम से कंपेयर कर रहा है, स्लम एरिया से कंपेयर कर रहा है इन विंडोज़ को, कि ये जो विंडोज़ हैं जो इन बच्चों की किस्मत को मूंद के रखे हुए हैं, जो इन बच्चों की फेट को, किस्मत को मूंद के रखे हुए हैं। इस चीज़ से कुछ लोग आए, वो लोग जो पावर में हैं, उनसे पोइट अपील करता है कि वो लोग आए और इन स्लम चिल्ड्रन को, उन विंडोज़ को तोड़ कर बाहर निकाले, उन्हें एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें और उन्हें हर तरह की फ्रीडम प्रोवाइड करें। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और उन्हें क्या क्या चीज़ें दिखाएं? उन्हें ग्रीन फील्ड्स दिखाएं, उन्हें खुली ज़मीन दिखाए, खुले खेत दिखाए, खलियान दिखाए। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एजर ऑन गोल्ड सैंड। इसका मतलब ये है कि उनकी जो दुनिया है वो खुली खुली हो जाए, उसे खुला खुला कर दे, और साफ आसमान हो और रेत हो, गोल्डन रेत हो, ऐसी उन्हें फ्रीडम मिल सके। इन बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए कि ये देखे कि बाहर की दुनिया, बाहर जो नेचर की बाउंटीज़ हैं, नेचर की ब्यूटी है, उस चीज़ से इन्हें वाकिफ़ कराया जाए, इन्हें खुले खेत दिखाए जाए और इन्हें, इनके पास इतना मौका हो, फ्रीडम हो कि ये केयर फ्री हो के गोल्डन सैंड्स पे चल सके, खुले आसमान के नीचे रह सके। तो इन्हें एक फंडामेंटल फ्रीडम मिल जाए, इन्हें ऐसी लाइफ मिले जिसमें फ्रीडम हो, जिसमें स्पेस हो, ऐसी इन्हें लाइफ मिले, ऐसा पोएट चाहता है। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, और वो चाहता है कि इन्हें पढ़ने लिखने की भी फैसिलिटीज़ मिले और वो अपने आसपास की नेचर से सीख सके, वो किताबें पढ़ सके, उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिले। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन। यहाँ पर जो वाइट एंड ग्रीन लीव्स है ये नेचर को सिंबलाइज कर रहा है। नेचर के साथ साथ वाइट और ग्रीन लीव्स हल्का सा मनी को भी सिंबलाइज कर रहा है, जो एक साइड आइडिया है। साइड आइडिया ये है
कि जो डोनेशंस मिलती हैं, क्योंकि स्कूल डोनेशन पे चलता है, तो डोनेशन से इन्हें जो बुक मिलती है बच्चों को, जिसका जिक्र पहले किया गया है, वो जो बुक्स हैं बच्चे उन्हें पढ़ सके, ऐसी इन्हें फैसिलिटीज़ मिले। इसके अलावा जो मेन यहाँ पर वाइट एंड ग्रीन लीव्स है, उसे नेचर को सिंबलाइज करने के लिए बोला गया है। एंड वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। वाइट एंड ग्रीन लीव्स यानी नेचर, जो कुदरत है, वो यही बताती है, वो यही दर्शाती है, यही ओपन करती है कि इतिहास वो लोग रचते हैं जिनकी भाषा, जिनकी लैंग्वेज सन होती है। लैंग्वेज सन होने का मतलब क्या है? सन जो है वो एनर्जी का सिंबल है, एनर्जी, ऊर्जा का सिंबल है। तो वो लोग जिनकी स्पीच में, जिनके बोलने में इतना प्रभाव होता है कि उनके बोलने से एक वो पोटेंशियल रखते हैं अपने बोलने में, उसमें वो वार्मथ होती है, उसमें वो पावर होती है सन के जैसी। जैसे सन एनर्जी को सिंबलाइज करता है, तो वैसे ही जिन लोगों में इतनी पावर होती है कि वो अपने आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को उस एनर्जी के साथ रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, वही वो लोग होते हैं जो इतिहास रचते हैं, इतिहास लिखते हैं। इसका मतलब पोइट जो है वो एक पॉजिटिव नोट पे एंड कर रहा है कि लोग जो है वो, जो लोग नॉलेज को एक्वायर करते हैं, लर्निंग लेते हैं, जिनकी स्पीच में, जिनके भावों में इतनी ताकत होती है, बिल्कुल सन जैसी एनर्जी होती है, वही वो लोग होते हैं जो इतिहास जो है रच सकते हैं। वही लोग हैं जो दूसरों को एनलाइटन कर सकते हैं एक बेटर वर्ल्ड के लिए। यही थी हमारी पोयम।